सर, पाक सऊदी मुआहदे में कल ही बात की थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नेटो मुस्लिम मुआहदा की तर्ज का मुआहदा होने जा रहा है। इसके इस तमाम मामलात के पीछे यकीनन जो वर्क है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट जाता है। मगरबी हलकों में बेचैनी, ये 2 पॉइंट थे। एक वो नेटो तर्ज का इस्लामी बुलाक बन जाए जैसे कि भुट्टो के दौर में बनने जा रहा था। ये अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा एक इस्लामी बुलाक बन जाए। बाकी रह गया कि आपने फरमाया कि इसका जोर गुल है, शोर जो आ रहा है, आवाजें जो आ रही हैं, चीखों पुकार जो आ रही है, वो हमारे हमसायों की बहुत ज्यादा है। आप जिनकी हमने ठुकाई लगाया कुछ अर्सा पहले। पाकिस्तान एक बुलाक बनाने में कामयाब हो। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जो हमारे डीपीओज हैं, आरपीओज हैं, सीपीओज हैं, वो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि हम इसका मसला हल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं इजला में फिर ला कानून भी अरूज पे है। अब पुलिस के जो हमारे मासूम SHO लगे हुए, आप इनका साहब का रिकॉर्ड निकलवा। मिसाल के पर पुलिस में भर्ती कब हुए, ASI कब बने, अगर ASI भर्ती हुए, ASI दौरान इन्होंने किस जगह पे कहाँ करप्शन, इनके असासे कितने हैं, गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, आप SHO लेवल की बात, इनके असासे कितने हैं, कितनी शादियां की हुई हैं, बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, मासूफ कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से ब्रांड के जूते पहनते हैं, घड़ी इनकी जेर इस्तेमाल कौन सी है, मोबाइल जेर इस्तेमाल कौन सा है, घर में कितने AC लगे हुए, बिजली का बिल कौन भरता है, बिजली के बिल आता कितना है, घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कौन सी है। तो आपको पता चल जाएगा कि मासूफ कितने दयानतदार, कितने वफाशार, थाने की बिजली भी चोरी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसे और आप देख रहे हैं N News HD और N पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम बात करते हैं अखबारात से लिए ताज़ा तरीन ख़बरें और जो लोकल इशूज़ हैं हमारे, जो हमारी मुल्तान और गिरदोनवा की आवाम जिन मसाइल में गिरफ़्तार है, उसकी हम निशानदाही करते हैं। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुल्तान के सीनियर सहाफ़ी सैयद इज़दानी गिलानी साहब, जो हमें इन इशूज़ और इन जो ख़बरें हैं अखबारात की जो और मामलात हैं उनके पस पर्दा का से आगाह करते हैं। कैसे गिलानी साहब? थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, शुक्र आपकी दुआ। सर, दोबारा कुछ चटपटी, कुछ खट्टी मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी खबरों के साथ हम आज फिर आपके सामने हैं। तो आगाज़ करते हैं कौमी इशू से ही। सर, पाक सऊदी मुआहदे में कल ही बात की थी, तो ये मुआहदा ऐसा तो नहीं हुआ, इसके पीछे ज़ाहिर बात है कोई टीम वर्क, कुछ ऐसा समझिए मेहनत तो शामिल होती है। किसकी मेहनत है वो हम आपसे पूछेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नेटो मुस्लिम मुआहदा की तर्ज का मुआहदा होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस सर, बेहद शुक्रिया आपका। देखें कि ये जो हमारा मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, इसके पीछे यकीनन कुछ मामलात कारफरमा हैं, कुछ मेहनत भी दरकार थी, कुछ मामलात चल रहे थे। अब जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी एहसास हो गया कि जो पाकिस्तान है या पाकिस्तानी क़यादत है उनको भी एक पेज पे लिया जाए। उसकी वजह यह है कि हम एक एटमी मुल्क है, ठीक है, ऐरा गैरा तो हम है नहीं। और फिर कुदरती बात है कि पिछले अरसे में जो दुश्मन के अज़ाइम थे उनको भी मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। वो तस्वीर का रुख भी आप ज़रा उसको सामने रखें, पूरी दुनिया ने वो भी मनाजर देखे, जो उनके मामलात या उनके जहाज़ों को, उनके फ़ज़ाइया को मुंह की खानी पड़ी, वो भी सबके सामने। इसके इस तमाम मामलात के पीछे यकीनन जो वर्क है वो पाकिस्तान आर्मी का है। आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट जाता है, फील्ड मार्शल साहब, यकीन जाए उनको क्रेडिट। तो सर, जो सिविलियन हमारे इदारे हैं, सिविलियन सरबराह हैं, सारी बात है, मिलजुल के काम चलता है। नहीं, बिल्कुल चलता है, लेकिन देखिए सिविलियन का जो किरदार है वो अपनी जगह, कोई शक नहीं। लेकिन जो आर्मी हमारी करती है मूवमेंट, उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी बात मानी जाती है, एतमाद किया जाता है। असल चीज़ एतमाद का फुकदार है कि कल को होंगे नहीं होंगे, लेकिन इदारा अपने ये खड़ा चल रहा है। इस वजह से उस इदारे की सुनी जाती है, उसका वजन माना जाता है। जब परले में उसको तोला जाता है तो उसका वजन ज्यादा हैवी होता है। फिर इसको लेकर चले, मुआहदा हो गया, मगरबी हलकों में बेचैनी, ये 2 पॉइंट थे, एक वो नेटो तर्ज का और मगरबी हलकों में बेचैनी, इस पे सर यार यकीनन एक हमारा अगर इस्लामी बुलाक बन जाए जैसे कि भुट्टो के दौर में बनने जा रहा था, बन नहीं पाया। ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त दुनिया की जो आलमी ताकतें थीं उनको वो नागवार गुजरा और उन्होंने उसका ख़तरा महसूस किया और फिर वो अंजाम हुआ वो आपके सामने। उसकी अभी मैं तशरीह में नहीं जाना चाहूँगा। ये अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा एक इस्लामी बुलाक बन जाए, जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक पेज पे आ जाए और ये उससे यकीनन जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनको मुँह की खानी पड़ेगी और
उनको वो जो उनकी जाहिलियत है, बदमाशियाँ हैं, वो रुक जाएंगी। बाकी रह गया कि आपने फरमाया कि इसका ज़ोर गुल है, शोर जो आ रहा है, आवाज़ें जो आ रही हैं, चीखों पुकार जो आ रही है, वो हमारे हमसायों की बहुत ज़्यादा हैं, आप जिनकी हमने ठुकाई लगाया कुछ अर्सा पहले। ठीक है ना। तो अब ज़ाहिर बात है कि भारत की मीडिया में मैं कल रात देख रहा था कि ये मौजू चल रहा है कि जनाब पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाने में कामयाब हो गया। अच्छा, ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कामयाब हो गया। भुट्टो दौर में कामयाबी में इसलिए नहीं मिली कि हम ताकत की उस मिराज पे नहीं थे जहाँ हम आज हैं। यकीनन। तो फिर भाईजान वो देखिए कि इस वक्त मैंने उनके कई फिर चैनल को रात देखा कि वो यही मौजू था। तमाम एंकर्स, तमाम मीडिया उनका चीख चीख कर, गले फाड़ फाड़ कर वही बातें कर रहा था। देखो जी ये हो गया, इसराइल को अब आंखें दिखाई जाएंगी, अब इंडिया के लिए मसला बन जाएगा, फलाने के लिए ये बन जाएगा। भाई बिल्कुल बनेगा। इसराइल को तो हम तस्लीम ही नहीं करते, हम तो उसको तस्लीम ही नहीं करते, हम तो उसको मुल्क डिक्लेयर ही नहीं करते। हमारे सर पासपोर्ट पे है कि ये इसराइल के लिए कारामद नहीं, इससे बड़ी क्या बात। अब रह गया बाकी इंडिया हमारे साथ। इंडिया जब भी एज ए ब्रदर हमारे हमसाया मुल्क है तो हमारे साथ बराबरी की सतह पर आएगा तो सर आँखों पर। लेकिन अगर वो हमें धौंस धांधली के साथ, ठीक है ना, बदमाशी के साथ हमारे साथ बैठकर बात करना चाहेगा तो ये मुमकिन नहीं। ये आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने, सिविल गवर्नमेंट ने तय कर लिया। और यकीनन आर्मी चीफ शाह साहब को ये सलूट है कि उन्होंने बड़े कम अरसे में बड़े बड़े मार्के सर अंजाम दिए और आज ये मार्का भी उन्हीं के खाते में जाता है। जी, अल्लाह ताला। और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया के अंदर आज बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है, मामलात को देखा जा रहा है, सऊदी अरब को देखा जा रहा है फोकस करके, दूरबीनों के साथ, खुर्दबीनों के साथ क्या करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जब कुछ ना कुछ तो है दाल में काला। चलें जी, वो जितने मर्जी दूरबीनों खुर्दबीनों से देख लें, लेकिन सर कुछ एक और मामला अब हमें भी देखना पड़ेगा। सैलाब का मामला बड़ा अलमी की सूरत अख्तियार करता जा रहा है और इसे दूरबीनों खुर्दबीनों से हमारी हुकूमतों को देखने की ज़रूरत है। हमने भी यानी कि हुकूमती सतह पर कोई अपील नहीं की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद कह दिया है कि ये जो है ना इंसानी बुराई में तब्दील हो रहा है सैलाब का मामला, और आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करे। यानी कि मामलात इंतहाई गंभीर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, क्या वजूहत है? सर बात यह है कि हमारे करोड़ों लोग इससे मुतासर हुए, ठीक हो गया, लाखों एकड़ हमारी फसलें तबाह हो गई, लोग बेघर हो गए। ये कुछ छोटा सानिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आलमी बरादरी जहाँ दीगर मामलात को देखती है तो वो हमारे ये मामलात भी देख रही है, नागहानी सैलाब की सूरत हाल से जो कौम दो चार है। तो ये मैं समझता हूँ कौम मुद्दा की शुक्रिया उनका कि चलो उन्होंने अपील की इंसानी हमदर्दी के तहत कि जी पाकिस्तान की इन बेसरो समानी के आलम में जो बैठे हैं सैलाब ज़दगान हैं बेचारे, इनकी मदद की जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए। मिलजुल कर जब हम इसका बेड़ा उठाएंगे तो बहुत जल्द ये नताइज, लोग अपने घरों में चले जाएंगे, परेशानियों की कम हो जाएंगी, फसलें आबाद हो जाएंगी, लहलहाएंगी, घर उनके दोबारा बन जाएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अकेली ये काम नहीं कर सकती, जितना बड़ा सामने है आपस की बात। तो उसमें मुखय्यर हज़रात को भी आना पड़ेगा, हमारी फैक्ट्री ओनर्स को भी आना पड़ेगा, और बाकी अगर आलमी सतह पर हमारे जो बाहर भाई हैं बैठे हुए, अल्लाह करे वो भी हमारा साथ दे, खड़े हो जाएं, ठीक है ना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा मकसद कहने का है, तो होना भी चाहिए, इनकी हमें मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई गैर तो है नहीं। बिल्कुल हमारा बाजू हैं, हमारा हिस्सा हैं और हमारी जान है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारा मान है। चलो जी, अल्लाह हमें इस आजमाइश से निकाले। तो इन्हीं आजमाइश के लम्हात में एक अच्छी खबर सामने आ रही है सर के पंजाब में कैंसर के मुफ्त इलाज में पहले भी हो रहे थे कई हॉस्पिटल्स में, लेकिन एक शानदार पेशरफ सामने आई है। हमारी सीएम साहबा ने कुछ दिन पहले चाइना का दौरा किया था, तो उस दौरे का पहला समर सामने आ गया है कि वहाँ से एक ऐसी मशीन आई है जो कि हाई टेम्परेचर पे कैंसर को बमुश्किल 60 से 90 मिनट में बिल्कुल जड़ से उखेड़ के ख़त्म कर देगी। ये तो बड़ी शानदार खबर है, और बाकायदा मेरे अस्पताल लाहौर में इसका जो है ना पहला कोऑर्डिनेशन सिस्टम कायम कर दिया गया है और मज़ीद शहरों के लिए मशीनरी मंगा ली गई है। इस खबर पे सर कैसे तबसरा करेंगे? जी बहुत अच्छी बात है। जो हमारे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने वाले मरीज़ हैं
उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला करे कि लाहौर के बाद बाकी जो हमारे बड़े स्टेशन हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, कराची, कोयटा, हैदराबाद, बड़े बड़े यहाँ भी और वहाँ भी लोगों को ये सहूलत मैसर हो और बहुत जल्द हो, ठीक है ना। और वो जो हमारे जो बीमार हैं उनके प्यारों की बड़ी ख्वाहिश है और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि परवरदिगार वो सेहतयाब हों, अपने अहल खाना के साथ अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारें। और हुकूमत पंजाब ने तो पहला जो काम इसका ये इकदाम किया और वो इस वक्त मशीनरी आ गई, तो मरियम नवाज़ मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं और मेरी ख्वाहिश है कि उनको अब ये कदम को बढ़ाकर पूरे पंजाब में इसको इसे वसी करना चाहिए। चलो जी, शानदार है ये तो खबर बहुत। और जो कैंसर के मरीज जो बेचारे बहुत तकलीफ में होते हैं उनको अच्छा खासा उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा सर, फिर एक और, ये तो अच्छी खबर थी लेकिन मुमकिन नहीं है कि हम अभी अच्छी खबरों में रहें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है। पुलिस स्टेट का हम सुना करते थे लफ्ज़, आजकल देखने में आ रहा है। हमारे ही एक यहाँ के अखबार हैं मुल्तान के, उन्होंने आज एक बड़ी ख़बर लगाई है कि जनूबी पंजाब पुलिस स्टेट में तब्दील। उन्होंने सिर्फ खबर लगाई, इसके बाकायदा रेफरेंसेस दिए हैं, हवाला जात दिए हैं। और सर चलें, वो तो अखबार ने मेरी जिम्मेदारी पूरी की। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जो हमारे DPOs हैं, RPOs हैं, CPOs हैं, वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि हम इसका मसला हल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं इज़लाम में फिर ला कानून भी अरूज पे है। इसकी क्या वजह सर? मसला बरादर ये है कि ये देखें जो हमारी पुलिस इंतज़ामिया है, इनके पास उस लेवल के बंदे ही नहीं है जो जराइम को कंट्रोल कर सकते। लेकिन सारी तरह स्मार्ट ऑफिसर नहीं, स्मार्ट होने से कोई जराइम थोड़ा कंट्रोल होता है। अगर स्मार्ट होने से ये जुराइम ख़त्म होते तो फिर मैं कहता हूँ पाकिस्तान जापान होता। ऐसा नहीं है। उसके लिए एक तरबियत की ज़रूरत है। पहली बात, आपको सरे 10 फ़ौरन इंसाफ देना पड़ेगा, FIR काटनी पड़ेगी और मुल्ज़िम तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक हो गया। इन तीनों चीज़ों में हम पीछे हैं। कोई FIR के लिए जाता है तो उसको अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते, ठीक हो। नंबर 2, FIR हो गई तो फिर उसके बाद जो तफ्तीशी मराहिल है उसके लिए भी मसले मसाइल हैं। नंबर 3, वो भी अगर वो संभाल ले तो फिर अदालत के मामला तक जो उसको इंसाफ के मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, वहाँ से उसे कोई इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। नंबर, अब पुलिस के जो हमारे मासूफ SHO लगे हुए हैं, आप इनका साहब रिकॉर्ड निकलवा लें। मिसाल के पर पुलिस में भर्ती कब हुए, ASI कब बने, अगर ASI भर्ती हुए तो ASI दौरान इन्होंने किस किस जगह पे कहाँ कहाँ करप्शन की, इनके असासे कितने हैं, गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हैं। अब सिर्फ आप SHO लेवल की बात कर, जी SHO, अभी सिर्फ SHO लेवल की, इनके असासे कितने हैं, कितनी शादियाँ की हुई हैं, बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, मासूफ कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से ब्रांड के जूते पहनते हैं, घड़ी इनके ज़ेर इस्तेमाल कौन सी है, मोबाइल ज़ेर इस्तेमाल कौन सा है, ठीक है ना। घर में कितने AC लगे हुए, बिजली का बिल कौन भरता है, बिजली के बिल आता कितना है, ठीक है, घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कौन सी है। तो आपको पता चल जाएगा कि मासूफ कितने दयानतदार, कितने वफाशार हैं। ऐसा नहीं है थाने की बिजली भी चोरी की, घर में बिजली भी पूरी सूरी, ठीक है ना। वो इतने जो बिल आ रहे हैं वो कहाँ से अफोर्ड हो रहे हैं, तनख्वाह कितनी है, मुलाजम एक घर में रखा हुआ है, ठीक है, थाने के लिए अलग एक प्राइवेट बंदा रखा हुआ है मुकम्मका के लिए। तो ये सब चीज़ें जब चलेंगी तो फिर आवाम में नफ़रत पाई जाएगी, आवाम में एक वो कहा गया ना जैसे आपने कि स्टेट बन जाएगा, जिसने उनके बात ना मानी उसको गायब कर दिया जाएगा, उनके साथ वो रवैया किया जाएगा। और फिर जो हमारी इंतज़ामिया सियासतदानों की बात मानने पे मजबूर हो जाती है, ठीक है ना, जिन्होंने हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है उनको भी तो राज़ी रखना है, बिल्कुल, जिन्होंने लगवाया उनको भी राज़ी रखना है, ठीक है ना। आप ये देखेंगे छोटी बात नहीं है कि आज मुल्तान के जिस थाने की आप उंगली उठाएं या जिस थाने पे दूरबीन फिक्स करें तो वहाँ की आप स्टोरी डेली देख लें कि लोगों की आओ पकार, लोगों के वाबेले, किस थानेदार ने कितनी रिश्वत ली, क्या मामला हुआ, पर्चा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं हो रही, रोज़ाना लोगों की चीखों पुकार हमारे तक आती है। लेकिन बात वही है, अफसरान को खुली कचहरियों का पता है और किस खुली कचहरी के बाद किसको क्या इंसाफ मिला
प्रोग्रेस जीरो। सिर्फ कैमरे के सामने, सिर्फ कैमरे की हद तक। वो जी आईजी ने कह दिया खुली कचहरी, वजीर आला मुतमिन हो रही, सीपीओ साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एसपी सिटी बैठे हुए हैं, एसपी कैंट बैठी हुई वगैरह वगैरह, सब ड्रामा है सर। आए लाए उसको, कहीं लाए जी आपके पास पिछले इस माह में कितनी आपने खुली कचहरी की, कितने साइल आए, उनकी जो आपने दरखास्त की वो ज़रा मुझे बता दें, उसके टैग बता दें, हम उनसे रब्ता करके आपको बता देते हैं कि ये लोग आए थे, इनके ये मसले थे, मामला जूं का तूं है। कोई पेशरफ्त नहीं है, कुछ भी नहीं, यानी सिर्फ ये ऐसे समझे रंगबाजी क्या, रंगबाजी है। चलो जी, अल्लाह ने रंगबाजी से निकाला। सर ये तो था पुलिस का महकमा, थोड़ा तालीम के महकमे की तरफ आते हैं। मुल्तान का इंटरमीडिएट रिजल्ट है कल, 27,000 बच्चे फेल हुए माशाल्लाह से, और सरकारी इदारों ने सिर्फ 3 पोजीशंस ली, बाकी तमाम पोजीशंस प्राइवेट इदारे ले उड़े। सर इतने बड़े बड़े सरकारी इदारे, अरबों रुपए का फंड, उस्ताजा की करोड़ों रुपए की तनख्वाहें, इतनी सहूलियात, फिर भी सिर्फ 3 पोजीशंस। और गवर्नमेंट इदारों की बात करेंगे तो, लेकिन फिर जो हमारे वज़ीर तालीम है वो तो मेहनत तो लगे हुए हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दूँ। इसी में उन्होंने कहा है कि अगले दफ़ा जितने पेपर्स होंगे पंजाब में वो बच्चे एयर कंडीशन हॉल्स में देंगे। माशाअल्लाह, ये दोनों पे मैं आपके राय लेना चाहूँगा। एक तरफ रिजल्ट नहीं दे रहे और दूसरी तरफ जो वज़ीर मौसूफ है वो मज़ीद सहूलियत देते जा रहे हैं। बात यह है कि मैं तो सबसे पहले तो वज़ीर तालीम से मेरी दरख्वास्त है कि मोहतरम आप जो हर तालीमी इदारे के पेपर हाल में, एग्जामिनेशन हाल में आप एसी लगवाने के बजाय इसको एक तरीका कार तय कर लें, उस पर खर्चा भी कम आएगा, बच्चों का थोड़ा सा जहन भी बदल जाएगा। इन तमाम पंजाब के बच्चों को मरी ले जाएं, वहाँ जाके ठंडे माहौल में इनको पेपर सबको मरी में दिलवाएं, लाखों बच्चे, वो भी तो पंजाब का हिस्सा है ना सर, लाखों बच्चों उधर ले जाएं सर, कोई मसला नहीं, हर जिले के अलग अलग हो, जो भी ले जाए इनको किसी तरीके से। तो फॉर्मल नहीं सर, मुल्तान में नहीं, मरी ले जाएं, मरी के फुरफजा मकाम पर इनसे पेपर लिए जाएं और उसके बाद कोशिश करें कि टीचरों को भी ले जाएं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिसका जो है वो, ताकि वो भी पीछे ना रहें। इनको मरी के माहौल में पेपर दिलवाएं और वहाँ जाकर इनको वो जो कहा जाता है कि जी इन्होंने गर्मी में पेपर दिए और इन्होंने सर्दी में पेपर दिए, इनको जैसा माहौल इनको वहाँ मुहैया किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 भाईजान, ये जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं, ये इनके बच्चे जो पोजीशनें ले रहे हैं, ये पोजीशनें बिकती हैं हजूर वाला। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी, ये तालीमी निज़ाम पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बिकती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सरकारी जो अफसरान हैं, सरकारी डीओ है, सीओ हेल्थ अपना एजुकेशन है और डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, इनको भी आप पैसे दें, ये भी पोजीशनें लेके बेच के दिखाएंगे, खरीद के दिखाएंगे कि ये देखो जी पायलट स्कूल नहीं। मैं वही सर कहता हूँ कि प्राइवेट इदारों के पास कौन से ऐसी गिदड़ सिंगी है कि उनके उस्ताज़ा भी इस लेवल के नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसे क्वालिफाइड उस्ताज़ा होते हैं ना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो फिर पोजीशन ले उठते हैं। इसलिए वो ले उठते हैं कि उनके पास दौलत की अंबार नहीं है, वो अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों दे देते हैं, पोजीशन ले उठते हैं। नंबर 1। बाकी रह गया, अब आ गया गवर्नमेंट में भी फुकदान है। किस चीज़ का फुकदान है? जो हमारे असातिज़ा हैं वो उस दिल जमी के साथ नहीं पढ़ाते, जिस दिल जमी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस चाहत उनसीयत के साथ हमारे दौर में उस्ताद पढ़ाते थे। वो आते हैं, ठीक है ना, वो मोबाइल उनके हाथ में है, उनके हाथ में भी मोबाइल है और वो क्लासरूम में जाते हैं। और बाज़ तो ऐसे हैं कि जो जाते ही नहीं, एक दिन जाते हैं, एक दिन जाते नहीं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि वहाँ रिजल्ट क्या आएगा, या बच्चों से जाकर वो पूछेंगे टिकटॉक के बारे में या दीगर मोबाइल के बारे में कि ये ऐप कैसे होनी है और ये ऐप कैसे होनी है, यानी उल्टा जाके वो बच्चों से सीखते हैं। तो मुझे बताएं वहाँ क्या तालीम है। प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं उनकी बिल्डिंगें भी छोटी छोटी हैं और ये तो एकड़ों पे होते हैं बिल्डिंग, ये एकड़ों पे होने के बावजूद ये जो तालीमी इदारे हैं फिलफौर बंद कर दिए जाएं सरकारी, ये प्राइवेट कर दिए जाएं जैसे गवर्नमेंट कर भी रही है, ठीक है ना। या इनका मुहासबा किया जाए कि अगर इतने % आपकी एजुकेशन का रिजल्ट ना आया तो बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे, नौकरी से फारिग करें सर, नए टीचर को मौका दें। इनको चेक सिस्टम होना चाहिए ना सर, ये क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्कूल इनका अपनी एक पूरी जो है, मैं आपको आज बताता चलूँ, प्राइवेट स्कूल तो अपनी जगह है ना, गवर्नमेंट स्कूल जो इदारे हैं ये पूरी, वो कहते हैं ये हमारी स्टेट है, हमारी बाप की जागीर है, वहाँ कोई पर नहीं मार सकता। सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने बाहर बिठाए हुए, चाहे मेल है फीमेल है, आप अंदर जा नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है ना। वो किस गप्पों में मसरूफ़ हैं, उनकी कारस्तानियाँ क्या हैं, प्रिंसिपल वहाँ हेड मास्टर क्या कर रहे हैं, ये आप नहीं देख सकते, पहली बात।
दूसरी बात ये, क्योंकि वो सिक्योरिटी का उनके पास बड़ा बहाना है, जब ये चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है, ड्यू एजुकेशन चेक नहीं करता, सीओ एजुकेशन के पास टाइम नहीं है, डायरेक्टर कॉलेजेस के पास टाइम नहीं है, छापे वो मार नहीं सकते, तो जो हमारा हेड मास्टर है या हमारी टीचर्स मेरी बहनें हैं, तो उनसे कौन पूछेगा? हाँ जी, ये तो उनका मुहासबा कौन करेगा? इनको फिल फोर जो है, अच्छा इनकी तालीम का भी ऊपर मसला सवाल है कि आज से कोई 20 साल पहले भर्ती हुई, कोई 30 साल पहले भर्ती हुई, कोई 25 साल, सारे इनके पास वो नॉलेज नहीं है जो आजकल के बच्चे मांगते हैं, जो आज डिमांड है। तो बेहतर यही है कि इनकी 10 से साल करके गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए कि 10 साल जिन्होंने टीचिंग की उनको फिल फॉर रिटायर कर दिया जाए और उनको जो मुआवजा देना दे कि उनको आप जाएं। इतने इतने बड़े पेट और मोटे दिमाग हमें वाले, यानी जैसे मोटे पेट वैसे मोटे दिमाग, ये असातिज़ा को सारे मोटे पेट मोटे दिमाग भी अच्छी बात नहीं। फिर नहीं सर, वो बरीक बातें तो उनकी समझ में नहीं आती। हजूरे वाला वो बरीक बातें, हमें तो एजुकेशन में ब्रीक चाहिए। चलें जी, इनका मुहासबा होना चाहिए। मुहासबे की आपने बात की तो मुहासबा किसी और का भी होना चाहिए। ये पठान होटलों पे सर इतना दूध, इतनी चाय, हज़ारों बंदे रोज़ाना पीते हैं, सैकड़ों होटल हैं, इतना दूध तो मेरे ख्याल प्रोडक्शन नहीं होती होगी हमारे यहाँ पे जितना दूध पठान होटल पे होता है। और कभी हमने उन होटलों पे दूध आते भी नहीं देखा। कहाँ से आता है? ये आपने बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल पूछा, खबर पूछी है मुझसे। ये देखें जी, जितने भी कोयटा होटल, कोयटा ब्रांच 1, कोयटा ब्रांच 2, कोयटा ब्रांच 3, हर जगह पे आपको हर गली मोहल्ले चौराहे शहर के दूर दराज इलाकों में ये खुल गए और उनके लिए ये मरी है, उनके लिए ये दूसरे लफ्ज़ों में दुबई है। मैं हैरान होता हूँ वैसी साहब कि इनके पास इतनी मिकदार में दूध आता कहाँ से? तो मैंने कुछ लोगों से मालूमात लेने की कोशिश की कि यार यहाँ आखिर रात गए तक कई होटल तो ऐसे मैं जानता हूँ जो बंद ही नहीं होते, 24 घंटे खुले होते हैं। ठीक, बल्कि बहुत सारे होटल है सर वैसे वो बंद नहीं होते और हर वक्त वहाँ 200-300 बंदा 100 बंदा बैठा है। तो ये दूध कहाँ से आता है? कभी मैंने दूधिया नहीं देखा, कभी दूध सप्लाई करने वाला नहीं आया, ठीक है, ना दिन में ना रात में, आखिर ये दूध आता कहाँ से? ये एक मेरे लिए बड़ी टेंशन थी और मैंने फिर उसके लिए बाकायदा बार जब मजबूर हुआ तो मैंने उनके एक मुलाजिम से पूछ लिया, चाय वाले जो कोयटा होटल के मुलाजिम से, भाईजान आपका दूध किस टाइम आता है? उन्होंने कहा जी आपको कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा यार बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी होटल खोलना चाह रहा हूँ, मैं भी होटल खोलना चाह रहा हूँ, अपने इदारे में होटल खोलना चाह रहा हूँ। कह रहे जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा मेरी कंटीन है, मैं एक जगह कंटीन चला रहा हूँ, तो मैं उसमें दूध वाला कभी देर से आता है, कभी पतला दूध देता है, कभी ये देता है, कभी वो देता है, तो मैं तंग हूँ, ठीक है ना, कभी दूध फट जाता है। उसने कहा भाईजान आप मुझे अलहदा मिले, फिर मैं आपको, बड़ी बात है, आपने उसे एतवार में ले लिया। तो वो फिर उसने मुझे सारी बात बताई कि ये दूध आता कहाँ से है, दूध कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, कस्टम वाले इसको पकड़ते हैं क्यों नहीं पकड़ते, क्या मामला है इसको। कस्टमर से मुराद के बाहर से आता सर? जी, ये बाहर की भैंस हो गया, बाहर की भैंस हो गया। और फिर यहाँ उसमें क्या डलता है, इलायचियाँ कितनी डलती हैं, दालचीनी कितनी डालनी पड़ती है, तरीका वारदात कितना कितना, वो तो खुशबू पैदा करने के डालते हो सर, उसको तरीका बनाना है ना सर। तो वो सारी उसने मुझे उसके पर्दे हटाए कि जी दूध हमारा लोकल भैंसों का नहीं होता, इम्पोर्टेड भैंसों का होता है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे हैरानगी हुई कि ईरानी दूध भी वहाँ पर है। कह रहे जी ईरानी भी मिल जाता है पैकेट, USA का भी मिल जाता है, फलां का भी मिल जाता है, फलां का भी मिल जाता है। तो मैंने कहा पाकिस्तानी नहीं मिलता? उसने कहा नहीं जी, क्योंकि यहाँ का जो दूध सप्लायर है वो बेईमान है, पतला दूध, तो ये फिर आपको ऐसी चाय तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा यार बात तो आपकी ठीक है। तो उसने कहा जी हम अपना दूध बाहर से मंगाते हैं, खुद बनाते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं? खुद उसने फार्मूला मुझे सारा बता दिया। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा घर, फिर आपको बताऊँगा। यानी कि अब हम ऐसा इरादा कर लें कि प्रोग्राम ख़त्म करें और होटल का आगाज़ करें? नहीं, होटल का नहीं, घर के लिए मैंने कहा बना के देखते हैं। चलो कुछ एक दिन जो है ना, एक दिन खीर की पका लेंगे, आपको भी खीर खिलाएंगे और स्टाफ भी खाएगा। और यानी पहला तजुर्बा हमारे पे करेंगे आप? जी ठीक है सर, तैयार है जी हम कुर्बानी का बकरा बनने के लिए जी, इंशाल्लाह बकरे से पहले। अच्छा सर, आपकी सेहत बनाने के लिए। अच्छा चलो जी, अल्लाह खैर करे। कुर्बानी के बकरे अवाम भी बन रही है सर, पासपोर्ट में अवाम जाती, पासपोर्ट में माने उनको वहाँ बना दीजिए थे कुर्बानी का बकरा और जी भर के लूटा जाता है। डिजिटल दौर है,
तमाम तर मामला बिल्कुल शफाफ तरीके से होने चाहिए, फिर भी लूटा जा रहा है आवाम को, तो कौन से ऐसे रास्ते सर? बात यह है कि जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि जी आप किसी के हाथ ना चढ़ें, फलां वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो बाहर बंदे पासपोर्ट ऑफिस से काम कर रहे हैं बाहर बैठे, उनकी FIA पकड़ धकड़ भी करती है कागजी कारवाई में दिखावे के लिए। फिर वो कुर्सी जो है ना अपनी मेज़ वो छुपा देते हैं और फिर वो चल फिर के, हेलो भाईजान इधर आए, जी भाईजान पासपोर्ट बनवाना है, जी बनवाना है। उसने कहा जी मुझे बनवाना था अपने बेटे का। तो मैं वहाँ गया तो उसने कहा, जैसे मैं गाड़ी से उतरने, कहा जी पासपोर्ट बनवाना है। मैंने कहा बनवाना है। कहता जी 8,000 रुपये। मैंने कहा यार फीस तो कम है। कहता भाईजान फिर चक्कर तो नहीं ना लगेंगे। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। खैर उसने मुझे 7,500 में डन कर लिया। 500 रहत हो गई। हाँ, मैंने उसने 7,500 रुपये लिया। उसने कहा जी आप गाड़ी में बैठे, ना दाएँ जाएँ ना बाएँ जाएँ। बाखुदा ना दाएँ जाना पड़ा ना बाएँ जाना पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। उसने जनाब फीस भी खुद बैंक में अदा की। जो कुछ भी करने के बाद उसने कहा ये ले जी पर्ची, सिर्फ आपने अंदर जाना है और फलां कैबिन में जाना है और बस आपने जाके ना पहुंचेंगे तो बंदा खुद आपको प्रोटोकॉल देगा। ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है जी। और वैसे ही हुआ। जैसे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर मैं गया, उस कैबिन में गया तो उस बंदे ने लाइन लगी हुई थी अंदर, लाइन रश था कमरे में। उसने फ़ौरन मेरे टोकन नंबर 26 साल का। मैंने कहा जी मैं, उन्होंने कहा अंदर आ जाए जी। मैं अंदर चला गया। उसने बच्चों की फटाफट वो बनाई, तस्वीरें बनाई, ये वो कहा। उसने कहा जी वहाँ चल जाए। अगली जगह गया, वहाँ भी यही हुआ। यानी कि जो बाहर के लोग हैं और अंदर के लोग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन है। वो कोऑर्डिनेशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 15 मिनट के अंदर सारा काम हो गया। वाह। और जब मेरा काम हो गया, बच्चा वहाँ जा रहा था, तो मैंने किसी से पूछा भजन आप कब आए? कोई कह रहा 8 बजे। अच्छा। मैंने दूसरे पूछा भजन आप कब आए? वो जी मैं 9 बजे। मैंने कहा 1 बजने वाला तो अभी तक। कह रहा यार अभी लोग बीच में आ जाते हैं, 5-7 टोकन चलते हैं, फिर कोई बंदा बीच में आ जाए। जैसे 26 नंबर आ गया बीच, जैसे मेरा आ गया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये सिलसिला है। तो पता चला कि अंदर की और बाहर की इंतज़ामिया मिली हुई है। टाउट और पासपोर्ट ऑफिस की इंतज़ामिया के हिस्सा पे अंदर वाला कोई पहुंचता है सर, उसके बगैर चल नहीं। देखा ना कैसे मुमकिन था कि मैं तो 1 बजे आया हूँ, 12:30 बजे काम 10 मिनट में हो गया, मेरा काम 15 मिनट में हो गया। वो मैंने बाकायदा रिकॉर्ड, उसकी तस्वीरें, चीज़ें महफूज हैं, पैसे देने की वीडियो मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम करेंगे। जो पासपोर्ट साहब हमारे प्रोग्रामों की तादाद बढ़ती जा रही है। पासपोर्ट ऑफिस की इंतज़ामिया कहती है कि हम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा काम करते हैं। मैं उनको वो दिखाना चाहता हूँ कि आपके कारनामों पर ये बदनुमा धब्बे हैं। आपको झूठ बोलते हैं लोगों से कि जी हम तो बिल्कुल, ये नीट एंड क्लीन काम है। एक आदमी 8 बजे का आया हुआ है, 12:30 बजे तक उसकी बारी नहीं आई, लेडीज़ की, फैमिली की, और मैं आया हूँ 12:15 बजे, 12:30 बजे मैं बाहर भी निकल आया। 15 मिनट के अंदर मेरा काम भी हो गया। असल इस चीज़ के पैसे बदनीति महकमे में अपने उसमें इनका मुहासबा होना चाहिए सर। इंशाल्लाह। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि कभी इधर भी छापा मारे मुल्तान, और देखें सर कि मुल्तान पासपोर्ट ऑफिस में क्या कुछ रंगीनियाँ बनाई जा रही हैं, इनको भी देखें। चलिए नकवी साहब, जब क्रिकेट के मामला से फुर्सत हो तो आप अपनी जिम्मेदारी में देखें, मुल्तान है, मुल्तान का पासपोर्ट ऑफिस भी देखें कि वहाँ क्या बेज़ाब्तगी हो रही हैं, क्या गबन हो रहे हैं, बाहर के जो टाउट्स हैं उनके साथ मिलकर आवाम को किस तरह लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिनका मेरिट पासपोर्ट बनना चाहिए उनको किस तरह नज़रअंदाज किया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारे आज की खबरें, आज के मामलात, आज के इश्यूज़, आज की टॉप स्टोरीज़। कल इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नई टॉप स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे, लेकिन आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।